गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः एक नई एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है आज ब्लड रिलेशन। जी हाँ, रक्त संबंध। तो हम लोग बेसिकली यदि बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो ब्लड रिलेशन टॉपिक एक स्कोरिंग सेगमेंट है। यहां से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। ब्लड रिलेशन चैप्टर से यदि मैं वेटेज की बात करूं एग्जाम्स में तो वेटेज रहेगा 0 to 3 मार्क्स। चाहे आपका एग्जाम आईबीपीएस पीओ का हो या क्लर्क का, एसबीआई पीओ क्लर्क, या फिर मैं आईबीपीएस एसओ की बात करूं तो सभी में 0 से 3 मार्क्स में वेरी करता है। एक स्कोरिंग सेगमेंट है। आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट इजी वे में कर सकते हैं, चाहे मेंस में क्वेश्चन आए या प्री में आए, बड़ा आसान क्वेश्चन रहता है। क्लियर? कोई भी टॉपिक हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि शुरुआत में मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे चीजें बताता हूं ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मैं अपनी स्पीड बढ़ाता जाता हूं। क्या शुरुआत में कोई ये नहीं समझे कि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, सबको एडजस्ट होने के लिए टाइम देता हूं। तो ब्लड रिलेशन 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला टाइप बनता है पजल फॉर्म, ठीक। दूसरा टाइप बनता है इंडिकेटिंग फॉर्म, और तीसरा और लास्ट टाइप बनता है इसमें कोडिंग फॉर्म। तो आपके पास कितने टाइप के क्वेश्चन? पजल फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म। क्लियर? आगे मैं पजल फॉर्म की बात करूं तो पजल फॉर्म बेसिकली 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप होता है। फर्स्ट वन होता है सिंपल ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल। दूसरा टाइप होता है इसमें पजल विद ब्लड रिलेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है, मतलब पजल जिनमें ब्लड रिलेशन भी है, साथ साथ प्रोफेशन। प्रोफेशन से मेरा मीनिंग है कि पर्सन्स के बिटवीन ब्लड रिलेशन भी होता है एंड कुछ एक इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा गिवन होती है अबाउट पर्सन्स। ठीक है, जो ये पजल विद ब्लड रिलेशन एंड प्रोफेशन आपका सेगमेंट है, ये हम लोग सेगमेंट प्रॉब्लम्स ऑन पजल में कवर करेंगे। जब मैं आपको पहेलियां टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इस सेगमेंट को कवर करूंगा। क्लियर? अभी जो पढ़ेंगे हम लोग सिंपल ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल, देन आफ्टर इंडिकेटिंग फॉर्म, देन आफ्टर कोडिंग फॉर्म, 1 by 1 सारा सेगमेंट कवर करेंगे। ठीक है, यदि मैं आगे कंसेप्ट की बात करूं इसमें तो हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी मेल पर्सन होगा अर्थात पुरुष व्यक्ति होगा, उसके लिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे। तो मैंने बोला कोई मेल पर्सन तो उसके लिए साब अपन यूज करेंगे प्लस, और कोई फीमेल पर्सन है तो उसके लिए यूज करेंगे माइनस। तो पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पिता की तरफ के संबंध हैं उनको हम लोग पैटर्नल वर्ड से जानते हैं। ठीक है, तो पिता की तरफ के संबंध के आगे क्या लगाना है? पैटर्नल। और जो माता की तरफ के संबंध है आप लिखेंगे मैटरनल। तो मैंने लिखा फादर्स साइड रिलेशन, शब्द यूज होगा पैटर्नल। ठीक, जो माता जी की तरफ के संबंध है अर्थात मम्मी की तरफ के रिलेशन है मदर्स साइड रिलेशन, शब्द यूज होगा मैटरनल। ठीक, इसको इस तरह से समझिए। यदि मैं अपने
चाचा जी की बात करूं तो रीजनिंग में उनको सिंपल अंकल बोल सकते हैं, पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं, क्योंकि पापा की तरफ से है ना चाचा का संबंध, तो पैटर्नल अंकल। क्लियर? पैटर्नल अंकल और अंकल दोनों चीजें बोल सकता है एग्जामिनर। जो मदर साइड रिलेशन है अर्थात माता जी के तरफ के जो संबंध है उनको आप लोग मैटरनल से डिनोट करते हैं, अर्थात यदि मामा जी की बात की जाए तो उनको क्या बोलोगे आप लोग? मैटरनल अंकल। क्लियर? तो ये पैटर्नल मैटरनल का भी ध्यान रखेंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरेशन गैप। ये भाई टॉपिक का पूरा पिलर है, जनरेशन गैप। यदि आपको जनरेशन गैप की हेल्प से डायग्राम बनाना आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जनरेशन गैप को आप टॉप टू बॉटम डिनोट करेंगे। ठीक है? तो टॉप टू बॉटम डिनोट करने के लिए जनरेशन गैप, अर्थात जो मैंने ये टॉप टू बॉटम लाइन बनाई है, इस लाइन के टॉप पे एक पर्सन होगा और बॉटम पे एक पर्सन होगा। क्लियर? तो एक पर्सन तो टॉप पे लिखूंगा और एक पर्सन को मैं बॉटम पे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा इसको सीखते हैं। चलिए देखो, मान लीजिए मैं एक सिंपल रीजनिंग से थोड़ा कट कर रहा हूं। मैंने आपको जनरेशन गैप बताया कि कुछ इस तरह से टॉप टू बॉटम लाइन आ रही है तो जनरेशन गैप को डिनोट करेगी। ये किस तरह से वर्किंग है, इस वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल रीजनिंग को थोड़ा कट करते हैं। एक सिंपल आपसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप एक पेज लीजिए, उस पेज पे टॉप से लेके बॉटम की तरफ मूव करना है और अपने दादाजी से लेकर अभी तक आपकी फैमिली में जितने पर्सन्स हुए हैं, ठीक है, उनका नेम इंडिकेट कीजिए। तो मैंने बोला दादाजी से स्टार्ट करना है, तो मान लीजिए मैं पेज के टॉप पे लिखता हूं ग्रैंडफादर। ये लिखा मैंने ग्रैंडफादर। अब क्योंकि रीजनिंग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रीजनिंग लगा देते हैं। इनका नाम मान लीजिए मैंने बोला ए, तो आपके ग्रैंडफादर है ए ग्रैंडफादर मेल पर्सन, तो मेल के लिए सब क्या लिखना होता है? प्लस। लिखा प्लस। फिर पास ही में ग्रैंड मदर का नेम लिख देते हैं, क्योंकि जो फैमिली में आपके दादा की रेस्पेक्ट है उतनी रेस्पेक्ट अपनी दादी की भी है। तो दोनों परिवार में एक लेवल पे हैं तो दोनों को बराबर रखा। ग्रैंड मदर का नाम मान लीजिए बी है, तो बी के ऊपर क्या बना दिया? माइनस। जो हमारे दादा और दादी हैं इनमें आपस में पति पत्नी का संबंध है। ठीक? तो पति पत्नी का संबंध प्रदर्शित करने के लिए मैंने डबल लाइंस लिख दी। ठीक? या डबल लाइंस लिखी। ठीक? अब परिवार में मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ा, नेक्स्ट लेवल पे फैमिली में आया। नेक्स्ट लेवल पे मैं जैसे ही आता हूं तो मेरे को C प्लस, अर्थात ये मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, पिताजी विवाहित हैं D से, अर्थात ये हमारी माताजी हैं। फिर आगे बढ़ता हूं, E प्लस, ये विवाहित हैं F माइनस। ये E प्लस हमारे चाचा जी हैं और F माइनस हमारी चाची जी। ठीक है? बुआ जी और फूफा जी का नाम भी लिख देते हैं। G माइनस H प्लस। ठीक? ये जी बुआ जी अर्थात आंट और H प्लस अर्थात फूफा जी अंकल। देखो ये बुआ जी को आप पैटर्नल आंट भी बोल सकते हैं। ठीक है? और फूफा जी को पैटर्नल अंकल भी बोल सकते हैं। बड़ा आराम से चल रहा हूं, बिल्कुल भी हरेडली नहीं चल रहा हूं। ठीक है? तो आंट और अंकल लिखा, ये फैमिली का नेक्स्ट लेवल हुआ। फिर आगे बढ़ते, पापा से अपना नाम कनेक्ट किया। ये मान लीजिए आई, आप है, पास में बहन का नाम लिखा जे माइनस। बहन विवाहित है के से। ठीक? बहन के बेटा और बेटी भी है, उनका नाम भी लिखा। बेटे का नाम है एल और बेटी का नाम है एम। ठीक?
तो मैंने टोटल 13 पर्सन लाए अभी तक डायग्राम में, ठीक है। इतने ही पर्सन मानते हैं। अभी आप विवाहित नहीं है क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, जब जॉब लगेगी तब विवाहित होंगे, ठीक है। अभी तक विवाहित नहीं, अनमैरिड है। क्लियर। अब देखो पूरा कंसेप्ट जनरेशन गैप का इस डायग्राम में हिडन है, बस हमें समझना है कि कैसे मैं पिक करूं, जनरेशन गैप को कैसे समझूं। जो फैमिली में बेसिकली हमारा लेवल होता है ना, ये आई मतलब आप लोग है ना, फैमिली में हमारा जो आज की डेट में चाहे आप हो या मैं हूं, हमारा लेवल फैमिली में जब तक जीरो है तब तक हम खुश हैं। जीरो का मतलब ये नहीं कि आपकी बिल्कुल पूछ नहीं होती, जीरो का मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक पारिवारिक दायित्व नहीं है, आप फ्रीडम के साथ रह रहे हैं। तो क्योंकि आप फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, आपके ऊपर जीरो लाइबिलिटी है, तो मैंने बोला ब्लड रिलेशन में है, आपके ऊपर जीरो लाइबिलिटी परिवार में, अर्थात आप जीरो मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। घर पे रह रहे हैं सारे पर्सन, एक ही घर में रह रहे हैं, आप जीरो अर्थात ग्राउंड फ्लोर पे हैं। जीरो से जैसे ऊपर जाते हैं तो बिल्डिंग में इंक्रीज होता है ना, तो जीरो से ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, +1, ठीक है। देखो ये +1 से ऊपर जाऊंगा तो ये क्या आएगा, +2। समझ पाए होंगे मैंने जीरो कैसे लिखा, +1 +2 कैसे लिखा, ठीक है। रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखें आपके लेवल पे अर्थात जीरो लाइबिलिटी वाले लेवल पे आप समझिए। अब थोड़ा रीजनिंग पढ़ने की भी कोशिश करना, पूरा एग्जाम्पल में मत फंसे रहना। आपके लेवल पे देखो, आपकी बहन है, आपके जीजा जी है, इट मीन्स आप और आपकी बहन एक ही लेवल पे हैं। इसका अर्थ निकलता है कि आप और आपकी बहन या आपका भाई यहाँ पे और बनाओ तो आप, आपकी बहन और आपके भाई के मध्य कोई भी पीढ़ी का अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं, मतलब आप सेम लेवल पे हो। तो आप इसको समझोगे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन हो या ब्रदर ब्रदर का रिलेशन हो, सेम लेवल पे रहेंगे, कोई भी जनरेशन गैप नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार पीढ़ी का अंतर नहीं होगा। तो आप यहां से एक पॉइंट पिक कर रहे हैं कि ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर रिलेशन में कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता, ठीक है। अब देखो जीरो से ऊपर गया, अभी जीरो से ऊपर की तरफ ध्यान देना है। जीरो से ऊपर गया +1, तो 1 - 0 यदि करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। इट मीन्स इस लेवल पे जो पर्सन्स हैं उनके और आपके मध्य कितनी जनरेशन का गैप होगा, 1। ये कैसे फाइंड किया, 1 - 0 रिजल्टेंट विल बी 1। इट मीन्स आप और आपके पिताजी, माताजी, चाचा चाची, बुआ जी, फूफा जी, ये तो पिता की तरफ से संबंध बोल दिए। यदि मैं माताजी की तरफ से संबंध बोलूं, मामा, मामी, मौसा जी, मौसी जी, जितने भी संबंध हैं मम्मी की तरफ से और पापा की तरफ से जो मैंने अभी बोले, उनके और आपके मध्य कितनी पीढ़ी का अंतर होगा, 1 पीढ़ी का अंतर होगा। क्लियर, 1 पीढ़ी का अंतर समझ में आया। फिर देखो जीरो से +1 के बाद अपन लोग गए +2 पे। +2 पे आपको कौन दिख रहे हैं, दादा और दादी, दादा दादी, और +2 पे आप नाना नानी भी देखोगे यदि मम्मी की तरफ से मैं डायग्राम बनाता तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप और आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, चाहे वो पैटर्नल हो या मैटरनल हो, कितने पीढ़ी का अंतर बनेगा, 2 पीढ़ी का अंतर बनेगा। क्लियर, जैसे 2 - 0 करोगे 2 पीढ़ी का अंतर। तो समझ में आया, रटा हुआ तो सबका ही है कि 2 पीढ़ी का अंतर आप और आपके दादाजी के बीच में होता है, बताया कई बार, बट हमने यहाँ पे इसको समझा। और तो 2 पीढ़ी, 1 पीढ़ी, 0 पीढ़ी समझ में आया। अब देखो जीरो से नीचे आएंगे अर्थात बेसमेंट में या -1 में, तो देखो -1 पे कौन कौन पर्सन मिल रहे हैं आपके, भांजा भांजी हुआ, भतीजा भतीजी भी मैं बोल सकता हूं। तो भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, इनके और आपके मध्य भी कितनी पीढ़ी का अंतर होता है, 1 पीढ़ी का अंतर। क्लियर, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना यहां से लेके यहां तक, तो आपके ब्लड रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स होती ना, वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगी, डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। अब एक पॉइंट समझने के बाद अब दूसरे पॉइंट के ऊपर और फोकस करते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है वो समझें। फैमिली में जो पर्सन आपके पास पहले बॉर्न हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है ना, वो पर्सन पहले, जैसे दादाजी, देन आफ्टर पापा, देन आफ्टर आप लोग,
देन आफ्टर आपके नीस नेफ्यू, ये जनरली सिस्टमेटिक प्रोसेस रहेगा। तो जो पर्सन फैमिली में पहले बॉर्न हुआ उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, जो पर्सन बाद में लिखा हुआ है उसका नाम नीचे लिखा हुआ है। यहां तक बात आई आपको समझ में? ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को यदि आप जनरेशन गैप में यूज करते हैं तो कैसे करेंगे वो समझना। मान लीजिए लिखता हूं पहला पॉइंट, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये थर्ड जनरेशन गैप हम समझ रहे हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट सब हेडिंग। ए इज ब्रदर ऑफ बी, आपको इसका डायग्राम बनाना। तो देखो ए ब्रदर है ना बी का, तो ए के ऊपर सिंपली प्लस लिखोगे, ठीक। ए भाई या बी का, तो मैंने अभी बताया भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई, दोनों के बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं होगा। और लाइन कैसी आएगी? सिंगल, सिंगल लाइन आएगी। तो ए प्लस और बी लिख दिया। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी रीजनिंग में कुछ इस तरह से बनेगा। और कैसे बना समझ में आया? क्योंकि ए भाई है अर्थात प्लस सिंगल लाइन आएगी, क्योंकि भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन सिंगल लाइन के थ्रू सेम लेवल पे। बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक बात? सॉरी। तो पहला पॉइंट कनेक्ट हुआ, रफ करूं डायग्राम को, देखो। अब दूसरा पॉइंट समझना। कंसेप्ट हमेशा बहुत ही आराम से और पेशेंस के साथ सीखा करो। दूसरा पॉइंट, यदि मैं बोलूं ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है ना बी की, तो ए पत्नी है बी की, अर्थात ए माइनस, अब ये किसकी पत्नी है? बी की, तो डबल लाइंस, अब बी के ऊपर क्या आएगा? प्लस, ठीक। तो स्टैंडर्ड माना जाता है रीजनिंग में कि जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन है वो भी सेम जनरेशन पे होगा, ठीक है, एक ही पीढ़ी के दोनों पर्सन्स होते हैं। तो पति पत्नी के संबंध के बीच में डबल लाइंस, ए पत्नी है इसलिए माइनस, तो डेफिनेटली बी प्लस होगा, ये बी प्लस। क्लियर? तीसरा पॉइंट जो आपको कनेक्ट करना है, यदि लिखा होता ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है, तो ए इज फादर ऑफ बी यदि आपको लिखना था, तो मैंने अभी बताया कि आप और आपके पिता के मध्य कितनी पीढ़ी का अंतर है? एक पीढ़ी का अंतर। वो ऊपर लिखे हुए थे ना एक पीढ़ी, तो यदि एक पीढ़ी का अंतर है तो जो पर्सन पहले आ रहा है, मतलब ए पहले आ रहा है ना, तो ए को लिखा, एक पीढ़ी का अंतर, एक एरो बना दिया, किसका पिता है? ए बी का, तो ए के ऊपर प्लस, ये बी, तो ये लिखा आपने, ए पिता है बी का। क्लियर? ये जनरेशन गैप समझ में आ गया आपको? तो ए इज फादर ऑफ बी भी मैंने कनेक्ट करना सिखाया। तो यदि एक जनरेशन गैप तो एक एरो बनाना पर्सन्स के बिटवीन, इफ टू जनरेशन गैप तो दो एरो बनाना। जैसे मान लो लाइन होती कि ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो ए ग्रैंड फादर है ना, तो ए के ऊपर प्लस, एक लाइन ली, फिर यहाँ पे कोई पर्सन आएगा प्लस माइनस, देन आफ्टर यहाँ पे कौन आएगा? बी। तो ए और बी के बीच में देखो दो जनरेशन गैप हो रहा है, एक एरो ये आया एक, दूसरा एरो आया ये दो, तो ए और बी के बीच में कितने जनरेशन गैप हो गया? दो जनरेशन गैप। क्लियर? तो जनरेशन गैप समझ में आ गया आपको? यदि जनरेशन गैप समझ में आया तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पाओगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्लियर? अब देखो भाई, थोड़ा बहुत है ना ब्लड रिलेशंस के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है। तो कुछ ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनके मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए। ये आप किसी भी किताब से देख सकते हैं, इजी वे में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा हूं कि आपको सारे ब्लड रिलेशंस बताऊं। इफ जरूरत पड़ी है आप तो कमेंट के द्वारा बताइएगा आप लोग, तो एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे जिसमें ये सारे ब्लड रिलेशन लिखे होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट वीडियो। अब हम लोग जो आने वाले वीडियो होंगे ब्लड रिलेशन के, उनमें 1 बाय 1 टाइप्स के हेल्प से कवर करते जाएंगे। पजल फॉर्म, देन आफ्टर इंडिकेटिंग फॉर्म, देन आफ्टर कोडिंग फॉर्म। क्लियर? 0 to 3 मार्क्स में ये टॉपिक रहेगा, ऐसा आप सबको मैं बता चुका हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर पुनः मिलते हैं। थैंक यू।